हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था। आज मैं आपके लिए गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बार बार आपको नई वीडियो देखने को मिलेगी और मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में फुल जानकारी देती हूँ। गुप्त साम्राज्य इतिहास का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इतिहास जानकारी के स्रोत अभिलेख: चंद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, उदयगिरी गुफा अभिलेख, साथी अभिलेख, शिलालेख अभिलेख, महरौली के लौह स्तंभ अभिलेख, भूमि संबंधी दस्तावेज और सिक्के उस समय की आर्थिक दशा की जानकारी देते हैं। साहित्यिक स्रोत: चीन के याति फाहियान पुस्तक और कालिदास द्वारा लिखित ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, इन सब की सहायता से ही गुप्त साम्राज्य काल के इतिहास की कड़ियों को जोड़ना संभव हुआ है। 4वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश रखा गया था, जिसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त गुप्त सेना के पूर्व में स्थित ताम्रपद अभिलेख में भी गुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के अधिराज के रूप में किया है। इनका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा और इन्होंने मगध राज्य में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया, जिसमें इन्होंने 24 गांव दान में दिए थे। घटोत्कच गुप्त लगभग 280 ईस्वी श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की और उसने लगभग 319 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक शासक था। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसने महाराजाधिकार की उपाधि धारण की। उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया था और 319 ईस्वी में गुप्त संघता की स्थापना की। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने के सिक्के भी चलवाए थे, जिसमें एक तरफ चंद्रगुप्त कुमार देवी का चित्र, दूसरी तरफ लक्ष्मी जी का चित्र अंकित था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। इसी कारण उसे विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो गया। इसने रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था। रजत मुद्राओं का प्रथम बार जब प्रचलन हुआ था दोस्तों, यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी कि विक्रमादित्य ने शुरू करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न भी थे। कुमार गुप्त, उनके स्वर्ण सिक्कों पर उसे गुप्त कुमामल चंद्र व गुप्त कुल व्योम राशि कहा गया है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। हूणों का गुप्त पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। श्वेत हूणों को पूर्वी हूण भी कहा जाता था और इन्होंने भी गणित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मूर्ति भी स्थापित कराई थी। पुरुगुप्त, यह कुमार गुप्त प्रथम का ही पुत्र तथा स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। संभवतः स्कंदगुप्त संतानहीन था और उसके बाद सत्ता पुरुगुप्त के हाथों में आई। गुप्त साम्राज्य की आर्थिक दशा: कृषि के काम में यह रहते थे, क्योंकि आर्थिक दशा इनकी कैसी थी वो मैं आपको बताना चाहूंगी। चीनी यात्री फाहियान से पता चलता है कि गुप्त काल में भारतीय आर्थिक जीवन उन्नत था। लोगों में परस्पर दान देने की होड़ लगी होती थी। कृषि बहुत उन्नत स्थिति में थी। अनेक प्रकार के अनाजों के अलावा फल तथा तिलहन आदि की खेती की जाती थी। सरकार किसानों से भूकर के रूप में उपज का 1/6 भाग लेती थी। व्यापार तथा नगर: फाहियान हमें जतलाता है कि मगध राज्य में अनेक नगर थे तथा वहां धनी व्यापारी रहते थे। इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यापार बहुत विस्तृत था। व्यापार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था। सभी मार्ग सुरक्षित थे। जनता का नैतिक स्तर ऊंचा था, इसलिए लूटमार कम होती थी।
शांति एवं सुरक्षा को व्यवस्था ने व्यापार को खूब बढ़ाया था। भूमि इनका व्यापार जब चलता था तो विदेशों से भी चलता था। दोस्तों ये बताना मैं भूल गई थी कि विदेशों से भी इनका व्यापार होता था, जिसमें लेन देन के लिए कई प्रकार के सिक्के चलते थे और बहुमूल्य पत्थर, कपड़े, मसाले, नील, दवाइयाँ आदि पदार्थ दूसरे देशों को भेजे जाते थे। भूमि अनुदान स्मृतिकारों के अनुसार भारत में राजा भूमि का मालिक माना गया है। मनु और गौतम जैसे स्मृतिकारों ने राजा को भूमि का अधिपति बताया। गुप्त काल में राजाओं को जो भूमि दान या कभी कभी सारा गांव दान करते हुए देखा जा सकता है, और उससे यही धारणा मजबूत होती है कि गुप्त काल में शासन भूमि को ब्राह्मण, किसी गृहस्थ अथवा किसी राजनीतिक अधिकारी को दान देते थे। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि गुप्त साम्राज्य का पतन और कैसे और क्यों कब हुआ। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी विशाल गुप्त साम्राज्य को आरक्षण नहीं रख सके। शक्तिशाली हुड़ों के आक्रमण और विघटनकारी शक्तियों के आगे वे निर्बल सिद्ध हुए। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। दोस्तों इसका एक और कारण भी रहा कि अयोग्य उत्तराधिकारी। स्कंद के उपरांत कोई ऐसा प्रतापी शासक नहीं हुआ जो साम्राज्य को सुसंगठित रख सके। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित तथा स्कंदगुप्त द्वारा रक्षित विशाल गुप्त साम्राज्य को राजनीतिक एकता के सूत्र में आबद्ध रखने में परिवर्तित गुप्त शासक असमर्थ रहे। वंशानुगत राजतंत्र इसका एक कारण वंशानुगत राजतंत्र भी रहा। दोस्तों जिसमें राजा अपने ही पुत्र को उत्तराधिकारी बनाता था। गुप्त राज्य व्यवस्था वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था थी, इसके कारण भी पतन हुआ था। सामंतों द्वारा गुप्त राज्य का दुर्भाग्य था कि इसके सामंत वर्ग स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी थे। वह कठिनाई के टाइम में अपने राज्य की रक्षा करने के बजाय अपना स्वतंत्र राज्य बनाना ज्यादा बेहतर समझते थे। विदेशी आक्रमण बाहर आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य खोखला हो गया था। इसी कारण भी इसका पतन हो गया। गुप्तकालीन प्रशासन गुप्त सम्राटों के समय में गणतंत्रीय राज व्यवस्था का हास्य हुआ। गुप्त प्रशासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था। राजस्व के स्रोत गुप्त काल में राज्य की आय के प्रमुख स्रोत थे कर, जो निम्नलिखित है। भाग कर मतलब होता है कि ब्याज। भाग राजा को भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला छठा हिस्सा, यानी कि जो भी नाज उत्पन्न करते थे उसमें से 1/6 भाग राजा को देते थे। भोग संभवतः राजा को हर दिन फल फूल एवं सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर उसे भोग का नाम दिया गया। प्रेरण कर गुप्त काल में ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य या स्वेच्छा चंदा, जिसे चंदा के नाम से जानते थे। वो अपनी इच्छा से दान करते थे, उसे प्रणय कर का नाम दिया गया। सामाजिक स्थिति गुप्तकालीन भारतीय समाज परंपरागत 4 जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया गया था। कला और स्थापत्य गुप्त काल में कला की विविध विभागों जैसे वस्त्र स्थापत्य, चित्रकला, मृदभाण और कला मिलती थी है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सर्वोच्च उदाहरण तत्कालीन मंदिर थे। मंदिर का निर्माण यानी कि मंदिर का जन्म इसी काल में हुआ था। दोस्तों यहीं से हमारा मंदिर बनना शुरू हुआ था। जो मंदिर का निर्मित ऊंचे चबूतरे में निर्मित किए जाते थे और भगवान जी की मूर्तियों के पास चढ़ने के लिए चारों ओर उसकी सीढ़ियां बनाई जाती थी और गर्भगृह में चारों ओर ऊपर से आच्छादित प्रदक्षिण मार्ग का निर्माण किया जाता था और मूर्तियां इसमें स्थापित की थी। मंदिर स्थान कहाँ कहाँ थे और कौन से मंदिर थे, इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भूमरा नागौर मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर खो नागौर मध्य प्रदेश, भीतरगांव का मंदिर लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश,
दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने अब आपको बहुत सी जानकारी इसमें दे दी है, फिर भी अगर आपको कुछ जानकारी इसमें कम लगती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे बार बार सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।